16वीं शताब्दी में इटली के प्रसिद्ध यात्री सीजर फेडरिक ने बंगाल की समृद्धि को लेकर कहा था कि सभी युगों में मिस्र को दुनिया का सबसे उपजाऊ भाग माना जाता है। लेकिन दरअसल यह गलत है, क्योंकि यह सम्मान बंगाल को मिलना चाहिए। एक सदी पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जो बंगाल आज सोचता है, भारत कल सोचेगा। एक ऐसी धरती जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम केवल नदियों का मेल नहीं, बल्कि समृद्धि का सैलाब था। लेकिन आज वही बंगाल पलायन, बंद फैक्ट्री, राजनीतिक हिंसा की खबरों में सिमट गया। कैसे धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला बंगाल आज रसातल की ओर मुड़ गया। कैसे बंगाल की समृद्धता, उसकी रचनात्मकता, उसकी विशालता को खत्म करने का काम वहां के सियासतदानों ने किया। देश की आजादी के बाद कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक और कम्युनिस्ट से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक कैसे बंगाल स्वर्ण युग से विनाश के चक्रव्यूह तक पहुंचा, आपको समझाते हैं। एक वक्त था जब बंगाल भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था। 17वीं सदी में जब दुनिया गरीबी से जूझ रही थी, बंगाल में रेशम, मसाले और मलमल पूरी दुनिया में निर्यात होता था। फ्रांसिस वर्नियर ने लिखा था, बंगाल में घुसने के 100 रास्ते हैं, पर निकलने का एक भी नहीं, क्योंकि यहां की सुख सुविधा इंसान को बांध लेती है। सीजर फेब्रिक ने इसे मिस्र से बेहतर बताया था। बंगाल के आज को समझने के लिए इसके अतीत में जाना होगा, जो इतना शानदार था कि आप यकीन नहीं करेंगे। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। एशिया से होने वाले एक्सपोर्ट का 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल से आता था। मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसिन की रिसर्च कहती है कि उस वक्त अकेले बंगाल का ग्लोबल जीडीपी में 12% हिस्सा था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद की सिल्क की चर्चा पूरे यूरोप में थी। यहां के जहाज निर्माता इतने एडवांस थे कि अंग्रेज उनके डिजाइन कॉपी करके अपनी नेवी सुधारते थे। सिर्फ व्यापार ही नहीं, बंगाल ज्ञान का केंद्र था। 1817 में हिंदू कॉलेज और 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एशिया के पहले मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस यहीं बने। सती प्रथा का अंत हो, विधवा विवाह का कानून हो, बंगाल समाज सुधार में देश में 10 सालों आगे था। लेकिन फिर भी इस तरक्की की राजनीति की नजर लग गई। 1977 से 2011 34 साल का कम्युनिस्ट शासन, कहने को तो ये मजदूरों की सरकार थी, लेकिन हकीकत में इसने बंगाल की रीढ़ तोड़ दी। ट्रेड यूनियन, लगातार ट्रेड यूनियन की यूनियनबाजी, हड़तालों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां बंगाल छोड़कर भागने लगी। जो कोलकाता कभी भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो एक इंडस्ट्रियल कब्रिस्तान बन गया। लेकिन इससे भी डरावना था पॉलिटिकल मर्डर का आंकड़ा। 34 सालों में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। यह आंकड़ा पंजाब और कश्मीर के उग्रवाद से भी ज्यादा है। एजुकेशन सिस्टम का पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया गया। प्रोफेसर बनने के लिए काबिलियत नहीं, बल्कि पार्टी की मीटिंग अटेंड करना जरूरी हो गया। नतीजा, बंगाल की सबसे बड़ी दौलत यानी उसके ब्रेन का पलायन शुरू हो गया। बंगाली प्रोफेसर्स दिल्ली और विदेश की यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट होने लगे। जब बंगाल के लोग इस सिस्टम से थक चुके थे, तब एक महिला सड़क पर उतरी। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और हाथ में मां, माटी और मानुष का नारा। नाम था उसका ममता बनर्जी। वादा किया था सोनार बांग्ला का। उन्होंने वादा किया कम्युनिस्टों के आतंक को खत्म करने का। 2006 का सिंगूर आंदोलन और नंदीग्राम की हिंसा ने ममता को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। टाटा का नैनो प्रोजेक्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट हो गया और 2011 में 34 साल पुराने जो लाल किले को ममता ने ढहा दिया। लाल परचम जो कम्युनिस्टों का था, उसे ढहा दिया और पूरे बंगाल में उस वक्त ममता सबसे बड़ी सरदार बनकर सामने आई। पूरे बंगाल को लगा अब असली तब्दीली आएगी। लेकिन सत्ता मिलते ही सिस्टम का चेहरा बदला, लेकिन फितरत नहीं बदली। कम्युनिस्ट पार्टी के वही स्थानीय गुंडे जो कल तक लाल झंडा उठाते थे, अब रातों रात टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए। टीएमसी का झंडा बुलंद करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता के साथ कैसे रहना है।
आज बंगाल में एक नया शब्द गूंजता है, सिंडिकेट। अगर आपको अपना घर बनाना है तो बालू, सीमेंट और ईंट उसी लड़के से खरीदनी होगी जो इलाके के सत्ताधारी दल का करीबी है, वरना आपके घर की नींव खुदने से पहले ही बंद हो जाएगी। आवास योजना का पैसा आए तो उसमें से 20,000 रुपए कटमनी पार्टी कार्यकर्ता ले जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए आने वाले 2,000 रुपए में से भी 200 रुपए का कमीशन मांगा जाता है। और इन सबसे ऊपर था शारदा चिटफंड स्कैम। 17 लाख गरीब लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। आरोप लगे मुख्य आरोपी सुदीप सेन। लेकिन सुदीप सेन ने क्या किया? सुदीप सेन ने ममता बनर्जी की पेंटिंग्स लाखों रुपए में खरीदी। इसे महज एक इत्तेफाक कहना मुश्किल है। हैरानी की बात यह है कि वही ममता जो कभी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ती थी, सत्ता में आते ही सवाल पूछने वालों पर माओवादी और सीपीएम एजेंट का ठप्पा लगाने लगी। जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सिर्फ एक कार्टून शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज बंगाल उस मुकाम पर खड़ा था जहां बेरोजगारी चरम पर है। बाल विवाह के मामलों में यह राज्य देश में दूसरे नंबर पर है। जो बंगाल कभी भारत का नेतृत्व करता था, आज वो राजनीतिक हिंसा और करप्शन की खबरों में उलझ कर रह गया। ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। जब सत्ता सवाल सुनना बंद कर देती है तो वो उसी ढर्रे पर चल पड़ती है जिसे उसने कभी उखाड़ फेंकने का वादा किया था। बंगाल के पास वो टैलेंट है, वो इतिहास है कि वो फिर से खड़ा हो सके, लेकिन सवाल यह है कि क्या वहां का सिस्टम उसे ऐसा करने देगा। बीजेपी ने बंगाल की जनता को इसी अभिव्यक्ति को समझा, उन्हें उकेरा और धीरे धीरे करके बंगाल में जमीन तैयार की। अपने लिए जमीन बनाते गए और ममता की जमीन खिसकाते गए। आखिरकार बंगाल में वो हो गया जिसकी कल्पना ममता बनर्जी ने कभी नहीं की थी। कम्युनिस्टों के भद्रलोक से ममता के सबाल्टन तक बहुत कुछ बदला, लेकिन अब बीजेपी ने उस सबाल्टन को सबाल्टन राष्ट्रवाद के जरिए न सिर्फ तब्दील किया, बल्कि बंगाल की ये जो जमीन और मिट्टी भी तैयार कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं जो सबाल्टन राष्ट्रवाद ना, उसने बीजेपी ने एक ऐसी बंगाली मिष्टी तैयार की जो फिलहाल बंगाल के लोगों को गुदगुदा रही है, उसे वो मीठा मीठा एहसास करा रही है। लेकिन अगर बंगाल की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो यही मिष्टी बंगालियों के लिए कसैला स्वाद भी बन सकती है। इसलिए बीजेपी की राह बहुत आसान नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पश्चिम बंगाल के इतिहास की बात करें तो पहले कांग्रेस के बाद वामपंथियों के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी ममता का शासन, और ममता के शासन के बाद अब बीजेपी के हाथों में सत्ता आई है। बदलते समय के साथ बंगाल में सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बंगाल की किस्मत को संवारने का काम किसी ने नहीं किया, बल्कि बंगाल की जो अस्मिता थी, बंगाल का जो अपना शौर्य गाथाएं थी, उसको कलंकित करने का काम जरूर किया। ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ जो जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जन्मभूमि है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ऐसे में पश्चिम बंगाल में शासन बस नहीं करना है, बल्कि जो अंत्योदय का सिद्धांत है, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की परिकल्पना पंडित दीनदयाल मिश्र ने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, उसे चरितार्थ भी करना। तब देखना यह होगा कि जो ममता की सत्ता तो गई है, लेकिन बीजेपी की जो सत्ता आ रही है वो भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगी। नमस्कार।